कि रेप के केसेस में नोन होते हैं लोग, और रेप के केसेस में जो लोग जानकार लोग हैं, तो क्या वो लोग खाली एक ही संप्रदाय के लोग हैं? बिल्कुल सरास मैं तो कह रही हूँ, इतनी झूठ का प्रचार जो हो रहा है इस समय, उससे जो महिलाओं के मुद्दे हैं और जो महिलाओं की सुरक्षा का मुद्दा है, वो अपने आप में बिल्कुल पीछे हट गया है। कि देश की हर तीसरी महिला ने ये बात कही कि मेरे ऊपर हिंसा हो रही है, और ये हिंसा परिवार के लोग कर रहे हैं। तो फिर कहाँ ये होता है कि एक खास धर्म के लोग एक खास राज्य में, सिर्फ केरल में, उत्तर प्रदेश का आंकड़ा अगर आप देखें तो सबसे ज्यादा महिलाओं की हिंसा की रिपोर्टिंग, चाहे वो राष्ट्रीय महिला आयोग में हो या वो देश के एनसीआरबी डेटा में हो, जो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो का डेटा है, वो उठा के देख लें, सबसे ज्यादा वहां से केसेस आए हैं। 4 लाख से ऊपर केसेस रजिस्टर हुए एनसीआरबी में, जिसमें ये कहा है महिलाओं ने कि हमें हस्बैंड और रिलेटिव की तरफ से हमारे साथ हिंसा और मारपीट हुई है। नमस्कार दोस्तों, मैं अजय प्रकाश और आप देख रहे हैं जनज्वार। द केरला स्टोरी आने के बाद से देश भर में यह बहस है कि महिलाओं की सुरक्षा का प्रश्न बड़ा है। स्टोरी केरल पर केंद्रित है और वह लव जिहाद पर है। जाहिर तौर पर मुसलमान लड़के और हिंदू लड़कियों की कहानी है। ये वही कहानी है जो भाजपा सरकारों, आरएसएस और हिंदूवादियों को सबसे ज्यादा सूट करती है। पर सवाल यह है कि क्या इससे महिला सुरक्षा और महिलाओं की स्थिति की सही हालात उजागर हो रहे हैं? क्या केरला को छोड़कर जिन राज्यों में डबल इंजन की सरकारें कई दशकों से या कई टर्म से हैं, क्या वहां महिलाओं की स्थितियां बेहतर हैं? यह जानने के लिए हम आपको लिए चलते हैं रंजना कुमारी के पास। वह चर्चित और प्रसिद्ध महिला अधिकार कार्यकर्ता हैं। वह महिलाओं पर लगातार काम करती रही हैं, उनके अधिकारों संघर्ष से जुड़ी हुई है। रंजना जी, आपका जनज्वार में स्वागत है। और केरला धन्यवाद। स्टोरी के बाद जो बहस उठ खड़ी हुई है, उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, जो इस समय देश में चर्चा है, वो एक तरह से महिलाओं पर हो रहे अत्याचार, हिंसा, और खास तौर से घर की चारदीवारी के बीच में हो रही हिंसा, समाज में हो रही हिंसा, सड़कों पर हो रही हिंसा, और तमाम महिलाएं इस तरह की जो दुर्व्यवहार को झेल रही हैं, उनकी मूल समस्या से इस बात को भटकाया जा रहा है। उसका कारण ये है कि अगर आप सिर्फ 2022 का डेटा, और सिर्फ राष्ट्रीय महिला आयोग ने जो कि स्वयं स्वीकार किया है, उस डेटा को आप देखें तो 6,900 केसेस सिर्फ 2022 में घरेलू हिंसा के और उनके पास आए, और उसमें सबसे ज्यादा केस इस बात के लिए आए कि उनको, महिलाओं को, उनकी अस्मिता के साथ जीने का हक नहीं दिया जा रहा है, उनके साथ मारपीट हो रही है लगातार। और वो मारपीट कौन कर रहा है? ये मारपीट किसी एक धर्म, संप्रदाय, समुदाय के लोग नहीं कर रहे हैं, ये सारे ही पुरुष वर्ग के लोग कर रहे हैं। तो अभी क्या हो रहा है कि ऐसा लग रहा है कि पूरे देश में अगर महिलाओं के साथ कोई हिंसा हो रही है, तो एक खास धर्म के लोग ही उस हिंसा को कर रहे हैं, जो कि सरासर गलत और झूठ है। अगर वो लोग भी कर रहे हैं तो बाकी लोग भी कर रहे हैं, लेकिन उनकी तरफ से पूरी दृष्टि को इस समय हटाया जा रहा है, उन लोगों को ये बताने की। और दूसरी बात देखिए, राष्ट्रीय जो हमारी नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे हुई, और जिसका डेटा सबसे लेटेस्ट डेटा पूरे देश के पैमाने पर हमारे सामने आया है, सेंसस तो हुआ नहीं, तो हम लोग को पता नहीं सेंसस में क्या होगा, लेकिन वो जो डेटा है वो कहता है कि देश की हर तीसरी महिला ने ये बात कही कि मेरे ऊपर हिंसा हो रही है, और ये हिंसा परिवार के लोग कर रहे हैं। तो फिर कहाँ ये होता है कि एक खास धर्म के लोग एक खास राज्य में, सिर्फ केरल में, उत्तर प्रदेश का आंकड़ा अगर आप देखें तो सबसे ज्यादा महिलाओं की हिंसा की रिपोर्टिंग, चाहे वो राष्ट्रीय महिला आयोग में हो या वो देश के एनसीआरबी डेटा में हो, जो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो का डेटा है, वो उठा के देख लें, सबसे ज्यादा वहां से केसेस आए हैं। तो वहां क्या एक ही खास तरह के लोग ये केसेस कर रहे हैं, या क्या ये केसेस केरल में ही हो रहे हैं? क्या एक ही धर्म के लोग लड़कियों के साथ अत्याचार करें? ऐसा नहीं है। तो इसलिए मुद्दे से पूरे देश के ध्यान को इस समय भटकाया जा रहा है। तो जब आप ये कह रही हैं कि मुद्दे को भटकाया जा रहा है और जब इस तरह के इश्यूज उठाए जाते हैं, तो एक्चुअली फायदा किसका होता है? इसमें महिलाओं का कितना फायदा है? क्योंकि बहुत सारी महिलाएं जो कि सजग अपने को मानती हैं, वो सोशल मीडिया पर केरला स्टोरी के पक्ष में बोल रही हैं। जाहिर तौर पर इस तरह की भी वारदातें, घटनाएं हुई हैं, लेकिन इस तरह की जब चीजों का इतना प्रसार किया जाए कि किसी राज्य में उसको टैक्स फ्री कर दिया जाए, प्रधानमंत्री खुद उसकी तारीफ करें, तो उसके बाद ये क्या महिला के हक में जाता है या किसी खास मकसद के हक में जाता देखिए, राजनीतिक मंशा
जो भी है इसके पीछे वो हम सब जानते हैं। लेकिन जो सबसे खतरनाक बात है और सबसे गलत बात हो रही है इस समय, कि एक तरफ तो आप कह रहे हैं डेवलपमेंट, क्योंकि G20 का जो हमारा ये सारा W20 चल रहा है, Women 20 चल रहा है, हर जगह सरकार विमेन लेड डेवलपमेंट की बात कर रही है और बड़ी सजी सजाई, बड़े संभ्रांत वर्ग की महिलाएं वहां आ रही हैं अलग अलग सेक्टर से और अपनी बात को वहां कह रही हैं। वो भी कहीं अभी इस छोटे शहर गांव में कहीं ये सब बातें नहीं पहुंची हैं। दूसरी तरफ क्या हो रहा है, विमेन लेड डेवलपमेंट के नाम पर दुनिया को हम ये बताना चाहते हैं कि यहाँ तो सब कुछ महिलाओं के साथ अच्छा है, और दूसरी तरफ क्या हो रहा है, लगातार महिलाओं पर हिंसा बढ़ रही है, लगातार महिलाओं रोजगार से क्षेत्र से बाहर जा रही हैं, चाहे वो वर्क पार्टिसिपेशन रेट हो औरतों का, लगातार वो गिर रहा है। उसमें कोई, ये बात तो सरकारी डेटा को ही लेकर मैं आपके सामने रख रही हूँ। तीसरी बात क्या है कि जो कोविड के बाद महिलाओं के स्वास्थ्य की समस्याएं सामने आई, उसमें कहीं कोई अभी सुधार नहीं हुआ। हम लोग तो, और तमाम बच्चियां स्कूल से ड्रॉप आउट हुई थी। हरियाणा में हम लोगों ने ये काम भी किया जिनमें कि हम लोगों ने बच्चे को वजीफा दिया कि वो वापस स्कूल में जाए। तो इन सब चीजों की तरफ कोई ध्यान नहीं है। ध्यान सिर्फ इस बात पर है कि नहीं, इस समय सिर्फ एक संप्रदाय के लोग हैं जो कि महिलाओं पर हिंसा कर रहे हैं और बाकी सारे पुरुष और सारे परिवारों में महिलाएं बहुत सुरक्षित हैं। ये बिल्कुल सच नहीं है। और इससे क्या हो रहा है, महिलाओं की दुर्गति बढ़ रही है और कोई उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहा। वो एजेंडा ही नहीं है, वो इस समय हमारे देश का एजेंडा ही नहीं रह गया। जबकि, और देखिए, जो कानून हम लोगों ने, घरेलू हिंसा से रोकने का कानून, सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस का कानून, उसके अलावा जो हम लोगों ने रेप के कानून में परिवर्तन करवाया, इतने सब कुछ जो देश के अंदर महिला आंदोलन के संघर्ष के बाद हुआ, उसका आज कोई नतीजा हमें दिखाई नहीं पड़ रहा है। महिलाएं सेक्सुअल हैरेसमेंट का केस लेकर के पिछले कितने दिन से बैठी हुई हैं जंतर मंतर पर, और उनके साथ पुलिस वाले भी जाके बदसलूकी कर रहे हैं। उसी तरह से 4 लाख से ऊपर केसेस रजिस्टर हुए एनसीआरबी में, जिसमें ये कहा है महिलाओं ने कि हमें हस्बैंड और रिलेटिव की तरफ से हमारे साथ हिंसा और मारपीट हुई है। दहेज हत्याएं नहीं रुकी हैं। और उसके अलावा जो सबसे गंभीर बात है कि हर चीज में औरत को ही कल्प्रिट बताया जाता है। जो विमेन को ब्लेम करते हैं ना, ये मानसिकता, चाहे पुलिस हो, चाहे कोर्ट हो, कोर्ट कचहरी हो, न्याय नहीं मिल रहा है, क्योंकि कहते हैं कि तुम ही जिम्मेदार हो, जो तुम्हारे साथ हो रहा है आज तुम ही उसके लिए जिम्मेदार हो। तो ये कहाँ, आप सब जानते हैं कि जनज्वार का खर्च आपके जनसहयोग की बदौलत चलता है। आप भी जनसहयोग में शामिल हों और आजाद और स्वतंत्र पत्रकारिता को बनाए रखने के हमारे इस महाअभियान में शामिल हों। हमें इंतजार रहेगा आपके सहयोग का, क्योंकि आपका सहयोग ही हमारी मजबूती का सबसे ताकतवर रास्ता है। धन्यवाद साथी। आंकड़ों की थोड़ी बात कर लें, चूंकि फिल्म पर हम बात कर रहे हैं, केरला स्टोरी पर। एक चीज बताइएगा मैम, कि जो आंकड़े बताते हैं वो क्या बताते हैं कि जो हिंसा है महिलाओं पर, चाहे वह दहेज हो, चाहे रेप हो, चाहे दूसरे किस्म की हिंसा हो, यह किन समुदाय, किन लोगों के द्वारा 99% की जाती है? उसमें मुस्लिम भागीदारी कितनी प्रतिशत है, अगर हम धार्मिक आधार पर देखें? क्योंकि जो जानकारी है वो ये है कि आमतौर पर परिजन होते हैं। आप थोड़ा समझाइएगा हमारे पाठक दर्शक को कि असल में एक्चुअल स्थिति क्या है। देखिए, जो आंकड़े बताते हैं और जो आंकड़े बताते हैं उसी को हम सच मानते हैं। और आंकड़े जो बताते हैं उसमें 3-4 राज्य ऐसे हैं जिसमें कि मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उसमें महाराष्ट्र, उसी तरह से कहीं कहीं ये भी देखने में आता है कि हरियाणा और पंजाब, यहाँ से महिलाओं पर हो रही हिंसा के केसेस ज्यादा रिपोर्ट हुए हैं। और इसका मतलब ये हुआ कि इन जगहों पर, अब आप ये तो नहीं कहेंगे ना कि अगर 6000, जो मैंने आपको आंकड़ा शुरू बताया, 900 केसेस महिला आयोग में गए, तो सारे महिलाएं मुस्लिम संप्रदाय के खिलाफ गई, कि मर्दों के खिलाफ गई या देश की मर्दों के खिलाफ गई? तो ये जो जेंडर का जो पूरा हमारी जो समझ, महिलाओं पर हो रहे अत्याचार की जो हमारी समझ है, उसको धीरे 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 करके ऐसे बता रहे हैं जैसे लग रहा है कि देश में अगर कोई अत्याचारी है महिलाओं पर, या अगर कोई महिलाओं पर हिंसा कर रहा है, तो वो सिर्फ एक मुसलमान है। ये बिल्कुल सरासर गलत है। हो सकता है कुछ केसेस ऐसे हैं, और मेरे ऐसा कोई आंकड़ा हमारे पास नहीं है जिसमें हम कहें कि कौन सी हिंसा, किस संप्रदाय के लोग ज्यादा हिंसा कर रहे हैं। लेकिन इसको हम जरा ऐसे समझें कि ये तो तय है कि 90% जो महिलाओं के साथ रेप है, दूसरी तरह की हिंसा है, उसमें परिजन या पड़ोसी है। ठीक है, अगर हम हिंदू समाज के लोग हैं तो जाहिर तौर पर हमारे परिजन और आमतौर पर हमारे पड़ोसी हिंदू हैं।
तो मैं इस संदर्भ में पूछ रहा हूं, उसमें मुसलमानों की कितना स्पेस दिखाई देता है, अगर हम सामाजिक तौर पर भी समझना चाहें। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें तो संप्रदाय, धर्म, जी। कोई भी कम्युनिटी, किसी को तो ये तो बात आती नहीं। ये जो बात है वो महिला पर हो रही हिंसा, जो कि हर तरह से पुरुष समाज की तरफ से, पेट्रियार्की की तरफ से, जो पुरुष के हाथ में सत्ता है, जो उसके हाथ में महिलाओं के शरीर पर नियंत्रण करना, उसका भोग करना, उसको एक उत्पाद के रूप में या प्रोडक्ट के रूप में प्रस्तुत करना, ये सब काम कौन कर रहा है? और 90% केसेस में दिल्ली पुलिस, पूरे देश के पुलिस का आंकड़ा है कि रेप के केसेस में नोन होते हैं लोग। और रेप के केसेस में जो लोग जानकार लोग हैं, तो क्या वो लोग खाली एक ही संप्रदाय के लोग हैं? बिल्कुल सरास, मैं तो कह रही हूँ, इतनी झूठ का प्रचार जो हो रहा है इस समय, उससे जो महिलाओं के मुद्दे हैं और जो महिलाओं की सुरक्षा का मुद्दा है, वो अपने आप में बिल्कुल पीछे हट गया है। और एक खास तरह की आइडियोलॉजिकल डिबेट चलाई जा रही है। हमने 40 साल से काम किया महिलाओं के सम्मान को बचाने का, उनको हिंसा में से निकालने का। निर्भया के समय हम लोग 5 दिन इंडिया गेट पर मोबिलाइज करके बैठे रहे ठंड में, लेकिन हमने तो ये नहीं देखा निर्भया का रेपिस्ट कौन था, हाथरस का रेपिस्ट कौन है, अभी जो राजस्थान से केसेस आया उसका रेपिस्ट कौन है, या फिर दिल्ली में जो केस हुआ, आपने हाल में जो केसेस सुने, उनके रेपिस्ट कौन थे? तो ये कहाँ से ये कहा जा सकता है कि खास तरह के लोग या संप्रदाय और धर्म के लोग ही इस काम को कर रहे हैं? ये बिल्कुल गलत है। ये पेट्रियार्कल नेचर ऑफ सोसाइटी है। तमाम कानून बनने के बावजूद महिलाएं सुरक्षित नहीं है, और हर घर के अंदर महिलाएं सुरक्षित नहीं है। तो हर घर किसका है, आप खुद ही समझ लीजिए। अब आखिरी हर सवाल, घर में, बिल्कुल आखिरी सवाल आपसे ये कि अगर जो 18वीं शताब्दी में शुरू हुई लड़ाई स्त्री सशक्तिकरण की थी, वह मर्द और औरत के बीच थी, जब उसे हिंदू और मुसलमान में 21वीं सदी के दूसरे दशक में बांटा जा रहा है, तब क्या इससे स्त्री सशक्तिकरण आगे बढ़ रहा है या पीछे जा रहा है? स्त्रियां इससे मजबूत, सबल और सफल होंगी, या फिर से एक बार पुरानी गुलामी में जकड़ेंगी? हालात क्या होंगे भविष्य के? देखिए, दुर्भाग्य की बात यह है कि महिला सशक्तिकरण का मुद्दा आज हमारे एजेंडा में नहीं है। चाहे कितना भी हम लोग उसको कह लें कि कितने करोड़ हमारे बैंक के अकाउंट खुले हुए हैं, कितने करोड़ उज्ज्वला स्कीम में हमने चूल्हे बांट दिए, ये सब कुछ, ये चूल्हा चौका आइडियोलॉजी है कि औरत चूल्हे चौके में रहे, वो अपना खाना बना ले सुरक्षित। मैं उसमें कोई बुराई नहीं देखती हूँ, लेकिन ये सशक्तिकरण का मतलब क्या हुआ? कितनी महिलाएं आज नेतृत्व में हैं, चाहे वो पार्लियामेंट में हो, चाहे स्टेट असेंबलीज में हो? कितनी महिलाएं आज पॉलिसी मेकिंग में? आप तमाम तरह के डिस्कशन डिस्कोर्स देख रहे हैं, देश के अंदर कितनी महिलाएं सामने आती, कितनी महिलाएं जो आज सशक्त हैं और आज इस सरकार में मंत्री बन के बैठी हुई हैं या और जगहों पर हैं, क्या वो महिलाओं पर हो रहे अत्याचार पर मुंह खोलती हैं? क्या उनके अंदर हिम्मत है कि वो कह दें? इसका मतलब है उनका जो प्रेजेंस है वो ऑर्नामेंटल है, मतलब ये कि सजावट के लिए रखा गया कि भैया हमारे पास औरतें भी और सशक्तिकरण की हम बात भी कर रहे हैं। लेकिन ये गलत है। ये बिल्कुल इस तरह की नीति से हम अपनी महिलाओं को, जो इतना संघर्ष के बाद धीरे धीरे इंक्रीमेंटल चेंज हो रहा था, उसमें हम पूरी तरह से उनको पीछे ढकेल रहे हैं। और ऐसा लगता है कि कोई और एजेंडा ही नहीं है। मैंने आपसे जैसा कहा, एम्प्लॉयमेंट का एजेंडा है, एजुकेशन का एजेंडा है, हेल्थ का एजेंडा है, महिला पर हो रही बढ़ रही हिंसा का एजेंडा है, पर उन मुद्दों पर कहीं कोई बातचीत नहीं हो रही है। तो जो लोग भी इस काम को कर रहे हैं, वो महिलाओं के हित को नुकसान पहुंचा रहे हैं। वो हमारी आपकी बेटियां आने वाले समाज में कैसा जीवन जिएंगी, इस पर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे हैं। शुक्रिया आपका, बातचीत के लिए धन्यवाद। हमारे साथ बातचीत कर रही थी रंजना कुमारी। वह स्त्री अधिकार कार्यकर्ता हैं और महिला संघर्षों से पिछले 40 दशकों से जुड़ी हुई। जनज्वार, जनता की मीडिया।